नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश अब तक डॉक्टर दानिश प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन मौजूदा हुकूमत को 2 साल हो गए। हमने 5 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी देखी है, 5 साल की नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत देखी है, उससे पहले भी बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत और मुख्तलिफ़ हुकूमतें और जो थीं उनकी भी हमने देखा था। नाज़रीन ये कहते हुए आज हमें अब कोई ये कह देगा कि जनाब आप हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, कोई इसके नहीं, तो हक़ाइक़ कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि हमें ये कहना पड़ रहा है, और अगर गलत है तो आके लोग बताएं। हम तो पूछते हैं लोगों से आके। 73 साल को छोड़िए 12 साल उठा लेते हैं हम। 12 साल में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत, जरदारी साहब की हुकूमत, जिसकी सख्त तरीन तनकीदों में हम सब शामिल थे, मीडिया शामिल था, और हमने उनकी हुकूमत में चाहे वो मुआशी मसला हो, सियासी मसला हो, इंतज़ामी मसला हो, या आपके आइनी और क़ानूनी मसला हो, या सिफारती मसला हो, हमने सख्त तरीन तनकीद की, उनसे सवालात पूछे और उनसे पूछा ये क्या हो रहा है। लेकिन आज जो 2 साल में इस मुल्क का हाल है, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत सी बातें हम टीवी पे नहीं कह सकते, क्योंकि मौजूदा दौर में मीडिया में जो दबाव है, जो कदगन है, और जिस तरह की डिक्टेटरशिप इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने मीडिया पे रखा हुआ है, उस पे हम बहुत सी बातें नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर आप मुआशी हालात देखें तो तबाही के दहाने पे पहुंचे हुए हैं। अगर आप सिफारती हालात देखें तो हम नाकामी हैं, इस वक्त आइसोलेटेड हैं, दुनिया में हम अकेले हैं। सकूते ढाका तो हुआ था, सकूते कश्मीर भी हो चुका है। आइए आप इदारों के हालात देखें तो इदारों की ज़बो-आली है। हुकूमत के हालात देखें तो हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती है। हुकूमत के आपस में लोग, चाहे वो सूबे के हों, मरकज़ के हों, दस्तो गरेबा हैं। मरकज़ दस्तो गरेबा हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम बोलना चाहें तो सामने नज़र आ जाएगा। इसके अलावा आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इस 2 साल में दहशत गर्दी में इजाफा हो गया है, जो नहीं हो रही थी। दहशत गर्दी ख़त्म हो गई थी, अब इजाफा हो गया है। क्राइम बढ़ गए हैं, लाकानूनियत बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, किडनैपिंग बढ़ गई है, औरतों को किडनैप किया जा रहा है, बच्चों को रेप किया जा रहा है बहुत बड़ी तादाद में। ये पूरे मुल्क का यही हालात है। पंजाब के अंदर आप देखें 12,600 ख़वातीन को अगवा किया गया। ये मेरी फिगर्स नहीं है, फिगर्स मौजूद है। तकरीबन 4,000 अफराद औरतों को रेप किया गया है। तो ये लाकानूनियत बढ़ी हुई है। कराची में आप देखें जिस तरह के इस वक्त क्राइम चल रहा है, इस वक्त मुल्क क्राइम का एक, और दहशत गर्दी देखें कि हमारे फिर पाक फौज के जवान जो हैं वो इस वक्त शहादतें दे रहे हैं। अभी फिर शहादतें दी उन्होंने, फिर इस दहशत गर्दों से लड़ते हुए उन्होंने शहादतें दी। ये ख़त्म हो गया था, ये लाकानूनियत कम हो गई थी, ये दहशत गर्दी ख़त्म हो गई थी, ये जो सूरत हाल है अफरा तफरी, ये ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब ये फिर 2 साल में बढ़ गई है। क्यों? क्या वजह है? क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो 2 साल में सिफारती नाकामी, मुआशी तबाही, अदारों की ज़बो-हाली, गवर्नेंस बदतरीन हालात में पहुंच चुके हैं। बदतरीन गवर्नेंस के हालात हैं आज। हुकूमत नज़र नहीं आ रही है, रेट नज़र नहीं आ रहा है, लाकानूनियत बढ़ रही है, फ़िरका परस्ती बढ़ गई है जो ख़त्म हो चुकी थी। आप देखें आज फ़िरका परस्ती फिर शुरू हो चुकी है। कौन जिम्मेदार है? इन इशूज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 बड़े अहम गेस्ट हैं, उनका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ हैं जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, सदर वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। रज़ा हयात हिराज साहब सीनियर सियासतदान हैं, आपका ही शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर बात वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कायरा साहब पहले आपकी तरफ आ जाता हूँ। कायरा साहब, मुल्क माशी तबाही, सिफारती नाकामी, इदारों की ज़बो-हाली, बदतरीन बैड गवर्नेंस, लाकानूनियत, इसी तरह से आप मीडिया को देख लें जो हालात हैं। सर हम तो उन 10 सालों को कोसते थे, माजरत के साथ आप लोगों से लड़ते थे,
कि ये क्या मुल्क दिया है, लेकिन सर इस 2 साल में तो ये मुल्क बहुत तकलीफ़ में है सर। इस मुल्क के जो हालात हैं वो तो ख़तरनाक हद तक है सर। हम इस मुल्क को कहीं कोई नुकसान ना पहुंच जाए, क्या कहेंगे कमरुज़्ज़ा साहब? भट्ट साहब, हम आपसे यही कहा करते थे कि इस मुल्क के हालात बहुत तेजी से नहीं बदलेंगे, इनकलाब आफरी माहौल नहीं बना करते। तो शेर है ना कि हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। ये शेर अक्सर पढ़ा करता था मैं और अक्सर कहा करता था, लेकिन चले वो गुजर गया वक्त। डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे आपका सवाल थोड़ा सा ना, एक तो है 2+2 मैं इस गवर्नमेंट के ऊपर एतराज कर दूं और मामला खत्म हो जाए, लेकिन मैं इसको एक और जहत में बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि कौमों पे जब इन्हितात आता है तो मसला होता क्या है। सबसे पहले कोई कौम फिक्री जमूद का शिकार होती है, वहां आइन और कानून और असलूब जो मुआशरे को चलाने का है उससे इनकार और इनहिराफ होता है। ताकतवर लोग और ताकतवर इदारे आइन का खिलवाड़ करते हैं, कानून से बालातर होते हैं, जितना ताकतवर है, और फिर लोग ताकत की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं और उस ताकत के साथ मिलके कानून को अब्यूज करते हैं। जब ऐसे मुआशरे इन्हितात का शिकार होते होते बिल्कुल गहराई में गिर जाते हैं तो इनसे निकलने का रास्ता भी फिर वही फिक्री जहद है कि आप पहले अपने फिक्र को क्लियर करते हैं, अपने आइडियाज को क्लियर करते हैं, अपने रास्ते को तयन कर लेते हैं और फिर उस पर चलने का, उस पर डिटर्मिनेशन होती है, क़यादत पैदा होती है। आज सवाल ये है कि हम जिस इन्हितात का आप जिक्र फरमा रहे हैं, इस हुकूमत में तो भी एंड हो गई ना, इंतहा पे चली गई। लेकिन इससे पहले भी ये 73 साल से जब से पाकिस्तान बना हम इन्हितात का शिकार हैं। हमें मुआशी तरक्की नजर आती है लेकिन फिक्री इन्हितात है, मुआशरती इन्हितात है, इखलाकी इन्हितात है। तो हम दुनिया में कौमी तौर पे कोई काबिल मिसाल कौम नहीं बल्कि काबिल इबरत कौम बन चुके हैं। अब इसे निकलने का रास्ता कहाँ से पैदा होगा? इसे निकलने का रास्ता सबसे पहले वो फिक्री जहत होगी जो हमें क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क को चलाने के लिए किस किस्म का निजाम चाहिए। क्या इस मुल्क को हमारे दिफाई इदारों ने चलाना है? क्या इस मुल्क को किसी कंट्रोल डेमोक्रेसी के जरिए अब चला पाएंगे? क्या दुनिया में ये मॉडर्न तरक्की का कामयाब हुआ? हमारे मुल्क के अंदर डायरेक्टली हमने मार्शल लॉ लगा के और हमने बाकी तरीके से कंट्रोल्ड हुकूमतें बाहर से वजीर आजम ला के हौच पौच करके जमातें तोड़ के सब कुछ हम ट्राई कर चुके, हम कामयाब नहीं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया का तजर्बा है और वो तजर्बा है कि आप एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके नतीजे में बनने वाले इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन के नतीजे में आपके यहाँ कानून, आपके यहाँ समाजी जो रवैये और आइन इवॉल्व हुए, रियासत की एक हैयत इवॉल्व हुई, जिसको हम आज एक मॉडर्न रियासत के तौर पे ले रहे हैं। और हमारा ख्वाब और ख्याल है कि हम ऐसा जमहूरी मुआशरा बन जाएं जिस तरह यूरोप है, जिस तरह आज जापान है, जिस तरह बाकी ममालिक है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें पहले एक जद्दोजहद करके एक तय करना पड़ेगा अपना असलूब। हमारे मुल्क में आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, पार्लियामेंट, असम्बलियां मौजूद हैं, लेकिन क्या ये सारे इदारे अपनी जगह अपना काम कर पा रहे हैं? आंसर इज नो। पार्लियामेंट बेतौकीर हो गई। हमारे इदारे क्या आइन के अंदर हैं? आंसर इज नो। क्या समाज के अंदर कानून की बालादस्ती है? आंसर इज नो। क्या अदालतें कानून और आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही हैं और ताकतवर के हक में और कमजोर के खिलाफ फैसले दे रही? आंसर इज नो। तो क्या मीडिया हमारा मुकम्मल तौर पे सही मानों में आजादी से काम कर रहा है? आंसर इज नो। क्या चीज मिस हो रही है? क्या हमारे समाज के अंदर ये अर्ज है कि हम एक ऐसा मुआशरा क्रिएट कर लें जो सबके लिए इंसाफ दे, सबके लिए रोजगार दे और इस मुल्क के अंदर सबको एक इक्वल शहरी समझे, बिला तमीज रंग, नस्ल, मजहब, मसलक?
ये हमें एक तरह का शहरी समझे। ठीक। तो लोग क्या उसकी बुनियाद पे फैसले कर रहे हैं? आंसर इज नो। लोग कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? लोग बरादरी पे, लोग मसलक पे, लोग मजहब पे, लोग अपने मफादात पे फैसले कर रहे हैं। और दुनिया में कोई ऐसा मुआशरा, तरक्की याफ्ता मुआशरा नहीं है, काबिल तमसील मुआशरा नहीं है, ठीक। काबिल तकलीद मुआशरा नहीं है, जिसमें मसलक पे, मजहब पे, बिरादरी पे, कबीले पे, मफादात पे मबनी सियासी फैसले हो रहे हो, आप उस बुनियाद पे वोट डाल रहे हो। ठीक। और हुकूमतों को परवाह नहीं है, इसलिए कि सोसाइटी के अंदर जान नहीं है। हमें इस वक्त ये देखने की जरूरत है कि जब तक ताकतवर और ताकतवर इदारे, दोनों ताकतवर लोग और ताकतवर इदारे आईन और कानून के ताबे नहीं होते, वो अपने जज सही मानों में फैसले नहीं करते, फौज अपना काम नहीं करती, जो एजेंसियां हैं वो अपना काम नहीं करती, पार्लियामान अपने पेटी मफादात से सियासी जमातें ऊपर उठ के बड़े फैसले नहीं करती, तब तक हम मुआशरे को किसी अच्छी सिमत में नहीं लेके जाएंगे। हम इंसाफ का शिकार रहेंगे, बहस करते रहेंगे। ठीक है। उसके लिए बुनियादी, आखिरी बात डॉक्टर साहब ये है कि उसके लिए बुनियादी जो कलीदी शर्त है, कलीदी शर्त वो ये है कि हम समाजी तौर पे इंसाफ से अपने वोट का इस्तेमाल करें और फिर वोट का पहरा दें कि जो वोट की तकदीस को खराब करे उसके खिलाफ हम खड़े हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज का इंक्लूड करके मैं हेराज साहब की तरफ जाता हूं कि अपोजिशन किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए, निज़ाम के लिए अपोजिशन का मजबूत होना और उसका किरदार बहुत अहम है। तो हमारी ये सवाल भी होगा कि क्या अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है? तो हम ये कह सकते हैं यस, नो, बिग नो। चले मैं आगे जाता हूँ, हिराज की तरफ आता हूँ। हिराज साहब, सर मैं 73 साल तो छोड़िए, मैं इस वक्त आ गया हूँ 12 साल की तरफ सर, और 12 साल में यकीनन पिछले 10 साल को बड़ा क्रिटिक्स किया है हमने सर, आपने देखा है मीडिया ने बहुत सवालात उठाए हैं सर। लेकिन आज 2 साल में सर लाकानूनियत जो है सर बहुत ऊपर चली गई है, दहशतगर्दी दोबारा आ गई है मुल्क में, फ़िरका परस्ती की आवाज़ें हम देख रहे हैं, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये दौर खतरनाक तरीन दौर है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मैं इस बात को इसकी नफ़ी नहीं करूंगा, इसको सेकंड करूंगा। वाकई लाकानूनियत और बेहिसी का जो आलम है वो कभी किसी ने पहले देखा नहीं था। अगले दिन मैं देख रहा था आपके कराची में, आपके शहर में लोग यजीद को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उसके नारे लगा रहे थे, उसके हक में नारे लगा रहे थे। और मैं देख ये रहा था कि हुकूमत की तरफ से हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया, जो ये तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले, ये अहले तशी है, उनकी तरफ से, अहले सुन्नत जमात की तरफ से, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की तरफ से, ना ही हमारे मीडिया में ना ही पार्लियामान में किसी ने इस पे आवाज़ नहीं उठाई। तो बेहिसी डॉक्टर साहब हमारी अपनी कौम के अंदर एक हमारे कनेक्टर में आ चुकी है, इसमें हम किसी को ब्लेम ना दें। मैंने भी अपना काम नहीं किया और माजरत के साथ डॉक्टर साहब आपने भी अपना काम इस मामले में नहीं किया। अब आप आगे फरमाते हैं कि ख़तरनाक दौर है। डॉक्टर साहब, ख़तरनाक दौर कैसे ना हो? अपोजिशन का काम होता है अपोजिशन करना। आज के दिन अपोजिशन ही नहीं कर रही। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए, अपोजिशन आपकी अपोजिशन नहीं कर पा रही, हुकूमत आपकी हुकूमत नहीं कर पा रही। हर मुल्क का जो स्टेट का इदारा है जिसको हमने असासा बना के अपना रखा है, और है भी सही, वो अपना काम नहीं कर पा रहा। उसका नुकसान किसको हो रहा है? ये एक सोचने का सवाल है। डॉक्टर साहब, आपने सवाल बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन इसका वक्त बहुत मुख्तसर है। आज उसके रिएक्शन में आज आपका मुल्क जो है वो सफ़र कर रहा है। ये सोच है, ये सवाल करना चाहिए उन इदारों से जो ये हुकूमत लाए, उन लोगों से जिन्होंने इस हुकूमत को इलेक्ट किया, उन लोगों से जिन्होंने आज ये अपोजिशन बनाई, कि क्या वजह है हुकूमत नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है, IG नहीं है, वज़ीर आला नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। वो डरा हुआ है अपनी जगह पे लीडर ऑफ अपोजिशन कि कहीं कुछ हो ना जाए।
हुकूमत अपनी जगह डरी हुई है। मुझे आप ये बताइए, जो खुद डरा हुआ हो वो अपने फैसले कर पाएगा? आज वज़ीर आला पंजाब अपने फैसले खुद करने का बाख्तियार है? क्या आईजी पंजाब 2 सालों में छठा आईजी आ जाना ये मजाक है? ये इस मुल्क के साथ उसके बाद ये जो ना आधा तीतर आधा बटेर के आधी वजारतें बैठा दी बहावलपुर में, इसलिए कि वहाँ पे कुछ बासर सियासी वज़रा हैं, और कुछ वज़ीर बैठा दिए मुल्तान में, या कुछ वजारतें बैठा दी मुल्तान में कि वहाँ पे कुछ सियासी बासर वज़रा हैं, और आपने उसको जनूबी पंजाब का नाम दे दिया। ये क्या मजाक है? सूबा बनने का मकसद तो ये था कि आपके अखराजात कम हो, आपके वसाइल बढ़ाए जाएं, आपके अखराजात में कमी आए, लोगों को बेहतरी हो। उल्टा क्या कर दिया आपने कि जो बहावलपुर जाएगा वो पहले मुल्तान भागे, और इवेंचुअली सबको लाहौर आना पड़ेगा, और जो अफसरान लगाए उनका जनूबी पंजाब से ताल्लुक कोई नहीं। डॉक्टर साहब, अगर ये जुल्म होते रहे आपके ऊपर और किसी ने इस बारे में तस्हीह करने की कोशिश ना की, तो डॉक्टर साहब फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि इस आज के दिन या कल के दिन हमारे मुल्क का जो नुकसान हो रहा है। और मुझे ये बताइए, ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? कभी इस मुल्क में कोई दूसरा महमूद रहमान कमीशन बनाएंगे आप कि वो आके असेस करके बताए कि ये हमारे वजूहात क्या है? डॉक्टर साहब, जिस दिन ऐसा कमीशन बना दिया गया उस दिन मुल्क टूट जाएगा हमारा। ये जो सवाल आप कर देते हैं ना जनाब कि खुद इसके वजूहात क्या है, डॉक्टर साहब वजूहात, जिस दिन किसी बंदे ने इसकी वजूहात को एनालाइज कर लिया, इन वजूहात को उसने भांप लिया और उस पर रिपोर्ट लिख दी, डॉक्टर साहब ये मुल्क टूट जाएगा। आज जो दुनिया है वो आपकी दुनिया सिमट के आपके मोबाइल में आ गई है, आपके हाथ में आ गई है। वो डाटा है आपके पास, वो दुनिया के कोई बैठा इंसान कहीं बैठ के उस डाटा को रिट्रीव कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। आज आपके फौजी की जगह ड्रोन लड़ने को आ गए। ये आपने भी अपनी ज़िंदगी में देख लिया, मैंने भी देख लिया। न जाने 50 साल बाद ये कहाँ पे क्या चीज़ होगी। वो यहीं से बैठ के फ़ोटो को कहीं डाउनलोड करेंगे और वो बंदा वहीं पटाखा मार जाएगा। डॉक्टर साहब, हमें चाहिए कि हम आज के वक्त में पहली बात तो ये है कि अपनी ज़ातियात से हट के अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें कि हमारा मुल्क जो है वो अगर खुदा न खास्ता इतना नीचे जा रहा है कि डॉक्टर साहब आज हमारा बांग्लादेश हमसे आगे है, अफ़गानिस्तान हमसे आगे। बहुत अरसा पहले मुझे एक बांग्लादेशी डेलीगेशन मिला वियतनाम में, तो उन्होंने कहा थैंक गॉड वी आर बेटर ऑफ, कि हमारी तुम जैसे लोगों से जान छूटी, हम लोग बेहतर हो गए। आज उस बंगाली की बात सच साबित हुई। आज अफ़गानिस्तान का रुपया हमारे रुपये से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, टका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया। झूठ की कहानी, इमरान खान ने सिवाय इस कौम को झूठ बोलने के और सिवाय इस कौम के साथ झूठ खलंडरा करने के, इस यंग कौम को, ये जो उनके पास एक चीज़ हमारे पास बचती थी, हमारी तहजीब, और उसमें बड़े छोटे का हया था। खान साहब ने बड़ों को कहा बेइज्जत हो, छोटों को कहा शाबाश, ठीक है, गालियां दो। आज सारा पाकिस्तान एक दूसरे के साथ गालम गलोच पे आ गया, दस्तो गरेबा हैं, गालम गलोच पे आ गया। ज़फ़र अली शाह साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपने सुना होगा सर, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमतों को हमने बहुत क्रिटिक्स किया और हम इस बुनियाद पे आए कि आवाम को मीडिया ने ये परसेप्शन दिया कि इनको, इन दो हुकूमतों को छोड़ें और बदलें पाकिस्तान को, जाएं पाकिस्तान को ऊपर ले जाएं, पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरानों की तरफ दें। ये जो 10 साल में हुआ है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान बन सकता है। लेकिन सर आज 2 साल में हम कहाँ खड़े हैं? हमारा मुल्क इस वक्त तबाही के दहाने पे है। कोई एक शोबा नहीं है जहाँ कारकर्दगी नहीं है। हम परेशान हैं, लोग परेशान हैं, अवाम परेशान है, मुल्क तकलीफ़ में है। और ये जो मुल्क है सर, ये हम सब का मुल्क है। क्या कहेंगे सर? उधर से ब्रेक होगी थी। मेरा ख्याल है ये आवाज़ उन तक पहुंची नहीं है। एक नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आता हूँ जनाब ज़फ़र अली शाह साहब की तरफ। ज़फ़र अली शाह साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, आज पीटीआई में हैं,
यकीनन आपने बहुत सारी सियासी जमातों को दौर देखा है। यकीनन सर पिछले दौरों में आपने देखा है, आपने भी जद्दोजहद की, हमने भी की है, मीडिया ने बहुत जद्दोजहद की। हमने सोचा कि ये 10 साल का दौर 12 साल का ले लेते हैं, उसमें से सर हमने सोचा कि शायद पाकिस्तान हमारा तरक्की करेगा, ऊपर आएगा, अच्छे लोग आएंगे, अहल लोग आएंगे, मेरिट पे फैसले होंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, गवर्नेंस बेहतर होगी, लाक़ानूनियत का खात्मा होगा, दहशतगर्दी दूर भाग जाएगी, पाकिस्तान अजीम बन जाएगा। बड़े ख्वाब भी दिखाए गए हमें, लेकिन आज 2 साल में जिस तरह मुल्क की तबाही हम देख रहे हैं सर, बहुत बुरे हालात हैं। क्या कहेंगे ज़फ़र अली शाह साहब? डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले तो मैं जनाब का मशकूर हूँ, चूँकि मैं आज तकरीबन 2 साल के बाद आवाम के सामने आ रहा हूँ। मैं बीमार था और अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से फुल एक्टिविटीज़ में आपको नज़र आऊँगा। आमीन। ये बात आप ने जो 2 साल की है, ठीक है, इस पर कोई मान्य नहीं है कि 2 साल के बारे में बात ना की जाए, कतन कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन इस 2 साल को आप पिछले 70 साल से या 72 साल से इस 2 साल को अलग आप नहीं कर सकते, और ना ही सियासत के मजमून को और कौमी और मुल्की जो मामलात हैं ना उनको बाइफरकेट किया जा सकता है या टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है। आज की 2 साल की जो आपको ये शिद्दत नज़र आ रही है, कुछ कमियां नज़र आ रही हैं, मायूसियाँ नज़र आ रही हैं, तो ये आज की या इस 2 साल के अंदर पैदा करता नहीं है। ये पिछला पूरे का पूरा पीरियड आपको देखना होगा, और जो इस मुल्क को, इस मुल्क की बदकिस्मती से इसको जो राबर मिले हैं, ये सारी तबाही उन राबरों की हुई है। पाकिस्तान के अवाम का या पाकिस्तान का कोई इसमें कतन कसूर नहीं है, और ना आप मुझे इल्ज़ाम कर सकते हैं, ना मैं आपको कर सकता हूँ, ना किसी और को। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब आप याद रखें, और आप बड़े माशाल्लाह बहुत सीनियर एंकर हैं, कि इस मुल्क को जो राबर पहले दिन से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को छोड़कर उसके बाद जो राबर आया है, और जिस अंदाज से आया है, जिस तरीके से आया है, और जो उसने तबाही फैलाई है, और हमारी आंखों में मिर्चें डालकर पाकिस्तान के अवाम में उन्होंने जो तबाही की है, उसको हम ना भूल सकते हैं और ना उसको बुलाया जा सकता है, और ना ही इस 2 साल के अरसे से अलग किया जा सकता है। मुझे बिल्कुल आपसे इत्तफाक है कि इस 2 साल के अरसे में ना तो कोई दूध की नहरें हमने देखी हैं, और ना ही कोई हमने मनोसलवा देखा है कि जो लोगों के घरों में जाता रहा हो। इसमें कोई शक नहीं कि आज के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और आज की क़यादत ने मुल्क के बड़े शहरों में पनाहगाहें बना दी हैं, वहाँ पर गरीब गुरबे को दाल दलिया मिल रहा है। लेकिन वो जिसका ख्वाब आपने देखा था, हमने देखा था, पाकिस्तान के देखा था, वो शायद उस म्यार पर अभी 2 साल में भी कोई बात नहीं हुई। ये मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, तस्लीम करता हूँ। लेकिन इसकी सारी तबाही व बर्बादी को आप पीछे से इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए डॉक्टर साहब, ये तो आप 2 साल का जो सिलसिला आप कह रहे हैं, इसमें मैं नहीं कहता कि आज पाकिस्तान की आज जो कैबिनेट है, आज की जो लीडरशिप है, आज की जो लीडरशिप सामने आ रही है, मासवाए जनाब इमरान खान साहब की कम अज़ कम एक बात इस 2 साल में, वैसे तो बहुत कुछ मिला भी है लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन इस 2 साल में अगर इस पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई सही चीज़ मिली है तो वो ये कम अज़ कम पाकिस्तान की क़यादत कि उस पर किसी बददियानती का, किसी करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। ये है हमारी खुशकिस्मती, हमें जो कुछ मिला है। सर ये बात सर अपनी जगह उसी तरह सर ज़फ़र अली शाह साहब, आपने कहा कि इमरान खान पे इल्ज़ाम नहीं आ रहा है। 2 साल में इमरान साहब पे शदीद इल्ज़ामात आ गए हैं। शौकत खाना के
फंड के ऑडिट की बात हो रही है, फॉरेन फंडिंग का केस जो है 6 साल से रोका जा रहा है, उसको खोला नहीं जा रहा है। अगर वो खुल जाता है तो सुनते हैं अरबों डॉलर का करप्शन है। इसी तरह BRT का केस है, मालम जब्बा का केस है। सवाल ये है कि इल्ज़ामात तो नवाज शरीफ पे भी हैं, उनको भी साबित नहीं किया गया। सवाल ये है कि जरदारी साहब पे भी इल्ज़ाम है, वो भी साबित नहीं हुआ है। तो साबित अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेटली बुरे आदमी नहीं है। तो इल्ज़ाम तो इन पे भी है सर। मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। जी सर, जी सर, जी सर, मैं आगे चल के बात करूंगा। मैं जरा कायरा साहब की तरफ भी हो लूं थोड़ा सा, फिर आपकी तरफ आता हूं। कायरा साहब, जरूर जवाब दूंगा। जी सर, जिस मुल्क में कायरा साहब बच्चे हायर एजुकेशन, नौजवान लड़के लड़कियां हायर एजुकेशंस और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर मेहनत करके, उनके वालिदैन ने जिस तरह पढ़ाया है उनको, वो पढ़ के लिख कर हाथ में बेहतरीन डिग्री है, कौन सी डिग्री है, चाहे मास्टर्स की हो, चाहे PhD की हो, चाहे उनके पास डॉक्टरी की हो, इंजीनियरिंग की है, सारी डिग्रियां उनके हाथ में मौजूद है सर। लेकिन आज के दौर में, पहले भी दौर में हुआ है लेकिन आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब 60-60 साल इंजॉय करके लोग रिटायर्ड होने के बाद उनको अभी भी इदारों में खपाया जाएगा, एक्सटेंशन दिया जाएगा, उनको बड़े बड़े ओहदों में लगाया जाएगा, तो फिर ये जो डिग्री होल्डर्स लड़के हैं सर, ये तो फिर डाकू और चोरी बनेंगे ना। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, इस मुल्क में सिर्फ ये तो छोटी सी बात आपने कह दी ना, फिर जरा बड़ी बात आ जाए। यहाँ तो बड़े बड़े अहम इदारों में एक्सटेंशनों के इशू पे क्या नहीं होता रहा। मैं उन बहसों में नहीं जाना चाहता जो तलखी का बायस बनती है, लेकिन डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, मैं फिर कहूंगा, मुआशरा हमारा मटेरियली ग्रो कर गया है, मॉरली गिर गया है। तो बेहतर करने की तरफ अगर चलने का कोई ख्वाब, कोई रास्ता हो सकता है। एक ख्वाब देखा गया कि जी टीम बेशक बुरी हो, अगर लीडर ठीक हो जाएगा तो काम ठीक हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि लीडर अच्छा, ख्वाहिश के मुताबिक लोगों ने लीडर अच्छा बना के दे दिया गया कौम को, क्या डिलीवर कर पाए? आंसर इज नो। तो फिर तय हुआ ना कि जब तक आप पूरी टीम ठीक नहीं, आप निजाम को ठीक नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को ठीक नहीं करेंगे, और आपने कोई नया तजर्बा नहीं करना, आपने कोई यूनिक तजर्बा नहीं करना, आप दुनिया के चलते हुए मॉडल के ऊपर उनके फुट स्टेप्स पे चल पड़े, आप ठीक हो जाएंगे। सवाल ये है कि अगर आप मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो ताकतवर को और ताकतवर इदारे को उस कानून का एहतराम करना होगा। वो नहीं करेगा तो उससे निचले कानून को तोड़ेगा और आम आदमी जो रवायत को तोड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये सारी सोसाइटी में बेसिक डिटेरियोरेशन ये है, ना हमारा मजहबी तबका कंट्रोल में है, ना हमारा मीडिया कंट्रोल में है, ना सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा कर पा रही हैं, ना हमारी एजेंसियां अपना रोल अदा करती हैं जो उनका आईनी रोल है। अगर वो अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाना चाहेंगी तो फिर तो हुकूमतें नहीं चलेंगी। अगर वो हुकूमतों की कारकर्दगी को जज करेंगी और अवाम को जज नहीं करने देंगी, तो अवाम उनकी कारकर्दगी को जज करेंगे, तो वो भी इस माहौल में या इस समाज में नंगे खड़े होंगे। अलमिया ये है कि हम आज भी जिस बुनियाद पे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुल्क बनाया था, उस पर उसको चला नहीं पा रहे। और ये कि बिल्कुल दुरुस्त, मैं हराज साहब की बात नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने कमेंट सुना, उन्होंने कहा अगर यही हालात रहे तो ये मुल्क नहीं चल पाएगा, और ये दुआएं मांगने से मुल्क नहीं बचा करते। हम कायद आज़म के पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम कायद आज़म का पाकिस्तान तोड़ चुके हैं, उसके 2 हिस्से कर चुके हैं। हम अपनी नालायकियों के बायस इस मुल्क को ऑलरेडी कमजोर कर चुके हैं। तो ये हमें वहमे से बाहर निकलना चाहिए कि दोनों से और अल्लाह की रजा से नहीं, अल्लाह के कानून के मुताबिक मुल्क चलाएंगे तो मुल्क बचेगा। उसके लोगों के रास्ते पे, उसके दिए हुए रास्ते पे और लोगों के दिए हुए जो अल्लाह के हदायत के मुताबिक लोगों ने रास्ते पैदा किए थे, तजर्बे से, अपने से, फरासत से, अपने तजर्बे, उन पे चले। डेमोक्रेटिक मॉडल चलाना है भाई, तो इस मुल्क के अंदर अवाम को अपनी राय देने दें और अवाम से ये मुतालबा करें कि खुदा अपनी बिरादरियों से, कबीलों से, मसलक मजहब से, मुफादात से
कि नौकरियों से, खंभों से, गलियों से, नालियों से ऊपर उठ के ठीक। असूल पे वोट दें। ठीक। जब तक डॉक्टर साहब दुनिया में डेमोक्रेटिक मॉडल के लिए सिर्फ अदालतें बना देने से, आइन बना देने से, पार्लियामेंट बना देने से, असेंबलियां बना देने से जमहूरियत नहीं आ जाती। जमहूरियत के लिए उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाइयां लड़के समाज को डेमोक्रेटाइज किया है। हम उतना सफर नहीं कर सकते, लेकिन हम समाज को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि ताकतवर समझता है मैं ठीक हूँ, वो अपनी गलतियों को जज नहीं करता, और अगर मैं उसे कहता हूँ तुम गलत कर रहे हो तो मैं मिसिंग पर्सन बन जाता हूँ। ये हमें खत्म करना होगा। ठीक है। हमें अपने और सियासी जमातों को समझना होगा। अगर सियासी जमातें अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगी, इररेलेवेंट हो जाएंगी। ठीक और है। सियासी जमातें इररेलेवेंट हो गई तो ये माशरा नहीं बच सकता। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब हिराज साहब आपकी तरफ। हिराज साहब, पाकिस्तान में बड़े तजर्बात हो गए सर, और उन तजर्बात का हमेशा नुकसान देखने में आया है सर। आज चीफ जस्टिस ये स्टेटमेंट देता है कि सही फैसले नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत दबाव है। क्या कहेंगे सर, ये क्या, कहाँ खड़े हैं हम सर? डॉक्टर साहब, यही जो आपने सवाल किया यही जवाब है। अब जो चौधरी कंवर ज़मान साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने जो बात की बहुत मुदल्लल गुफ्तगू की। आप उनकी बात को एनालाइज कीजिए। ये हुकूमत किसकी तर्जुमान है, अवाम की या चंद मखसूस तबकात की? देखिए, प्रेशर ग्रुप्स हर हुकूमत में होते हैं। लेबर यूनियंस भी होती हैं, ट्रेड यूनियंस भी होती हैं, कोल माइनर्स की यूनियंस भी होती हैं। दुनिया भर के जमहूरियत के अंदर जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप या बॉडी ज़रूर होती है। पर मुझे आप ये बताइए, आज के दिन इस हुकूमत से राज़ी कौन है? ना तो हुकूमत वाले, जो हुकूमत में वो परेशान है कि हम हुकूमत में कैसे आ गए। जो अपोजिशन वाले हैं वो परेशान है कि हम अपोजिशन में कैसे आ गए। जो इलेक्शन जीते हैं वो परेशान है कि हम इलेक्शन जीत कैसे गए, और जो इलेक्शन हारे हैं वो आज तक परेशान है कि हम इलेक्शन हार कैसे गए। अब मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, इन सवालों के जवाब किसी के पास है? इमरान खान के पास नहीं है, इस हुकूमत के पास नहीं है। लेकिन एक बात बहुत बहुत अया है कि ये हुकूमत किसी की तर्जुमान ज़रूर है। एक ऐसा तबका है इस हुकूमत में जो इसका बेनिफिशरी है और उसको फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारी अफवाज पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारी अफवाज पाकिस्तान तो उन्होंने बदनामी मोल ले ली। ये अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, खाते उनके पड़ जाता है। ये तो एक बात क्लियर होगी ना, जो भी इसके बारे में बात करता है। देखिए, हमारी फ़ौज है ना, हमारी फ़ौज का एक रोल है या नहीं है, इस पर एक अलग बहस है। लेकिन अगर ये हुकूमत कोई अच्छा काम भी करती है तो उसका क्रेडिट भी फ़ौज को जाता है, और अगर ये बुरा काम करती है तो उसकी सारी तनकीद भी फ़ौज पे होती है। तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं। बात की मुझे किसी की मैं बात सुन नहीं पाया, ना कायरा साहब की, ना शाह साहब की। लेकिन मैं शाह साहब से एक बात ज़रूर करना चाह रहा था। शाह साहब, गंदम अब बोएंगे ना, आप काश्तकार घराने से हैं, अगर आप गंदम बोएंगे तो आपको चावल की फसल नहीं आएगी या मक्की की फसल नहीं आएगी, गंदम की जगह पे गंदम ही आएगी। रहा सवाल करप्शन का, तो वक्त आने दीजिए, इंशाअल्लाह ताला यही डॉक्टर दानिश साहब के सामने मैं आपको बताऊंगा कि किस किस मकाम पे किस किस ने इस हुकूमत में क्या करप्शन की है। आज भी इस हुकूमत को चलाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर मलिक रियाज साहब का है। KPK की हुकूमत के अंदर बहरिया टाउन में क्या हो रहा है, ये शाह साहब इस पर बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। तीसरी बात, शाह साहब की तारीख को या मैं तारीख को दोहराना नहीं चाहता, अल्लाह ना करे ऐसा हो। डॉक्टर साहब, हमीदुर रहमान कमीशन ईस्ट पाकिस्तान पे आई थी, ईस्ट पाकिस्तान पे आई थी हमीदुर रहमान कमीशन। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दिन कोई एक ऐसा कमीशन ये हुकूमत ही बना देती है कि 2018 के इलेक्शन के रियलिस्टिक हकीकतन क्या फैक्टर्स थे, क्या मजबूरियां थी, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या थी, वो रिपोर्ट अगर सही किसी ने लिख दी, खुदा न खास्ता हमारी मुल्क की सालमियत को खतरा है। ठीक है सर। तो मेरा सवाल आपकी वसातत से, उन फैक्टर्स इस पार्लियामान के सामने है, ठीक है, इस पार्लियामान के सामने है कि क्यों ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे आपकी मुल्क की अपनी बुनियादें हमारी खुदा न खास्ता कमजोर हो। हमें अपनी बीमारी का
तशखीस करने चाहिए, अपनी खुद करना बीमारी। चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाता हूँ, फिर आता हूँ जफर अली शाह साहब की तरफ। ब्रेक। वेलकम बैक। जफर अली शाह साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल करना चाहता हूँ सर। इस वक्त जिस तरीके से रेप हुआ है उन खातून का और 3 बच्चों के सामने, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। इस वक्त मुल्क के अवाम का मुतालबा है, हर तरफ से मुतालबा है, उन खातून ने भी मुतालबा किया है कि जी सरेआम फांसी दी जाए। पाकिस्तान पीनल कोड 376 के मुताबिक मौत की सज़ा तो है। वज़ीर आज़म को हमारे नहीं पता होता है, ना हमारे वज़ीर आज़म को इस्लामी क़वानीन का पता है, ना पाकिस्तान के पीनल कोड का पता है। बहरहाल सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सरेआम फांसी है इसकी में देने में क्या कबाहत है सर? देखिए, जिस तरह आपने खुद सवाल का जवाब दे दिया कि इसकी सजा ऑलरेडी है, यानी ये कोई नहीं कि किताबों में नहीं है, कानून में नहीं है। लेकिन एक सिर्फ थोड़ा सा जो एक डिस्प्यूट है एक 2 दिमागों का, वो ये कट गया आवाज मेरा? जी आवाज़ आ रही है आपकी सर। आवाज आ रही है। तो वो डॉक्टर मसला ये है कि सरेआम फांसी देने का बाद लोगों का मुतालबा है, और बाद लोग ये कहते हैं कि सरेआम जो है, और सरेआम का कानून भी नहीं है। और अगर कोई देना चाहे तो जिस तरह आपने कहा कि जो पीएम साहब है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, उनको ये अदरवाइज एग्जीक्यूटिव इख्तियार है कि वो साहब मौत तो पहले ही है, लेकिन वो कह सकते हैं कि अगर इस किस्म के जो अगर जराइम होते हैं कोई, और कोई मुल्ज़म मुलव्वस है, तो उसको पब्लिकली हैंग किया जाए। तो वो हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों के मुतालबा है ये, वो असल में डॉक्टर साहब एक जज्बात की बात है, वो बात ठीक करते हैं, लेकिन उसका ये बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप मुख्तलिफ चौकों में, मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों के चौकों में लोगों को फांसी देते फिरें। वो एक जज्बात की बात है कि ऐसे लोग किसी सूरत भी बचने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मर जाते हैं। आज तक आपने कभी कोई ऐसी बहुत रेयर केस में, तो वो ये है कि इसको सजा मिलनी चाहिए। अब ये जो हालिया वाकया है, इसने तो 22 करोड़ आवाम की गर्दनें झुका दी हैं कि दुनिया पूरी क्या कह रही हो कि ये इस्लामिक स्टेट है, जो कि एक लीडिंग स्टेट है। 59 स्टेट हैं और इस्लामिक, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है, सबसे बड़ा चौधरी मुल्क है। तो वो अपनी जगह पर बात ठीक है। लोगों के जज्बात जो हैं, क्योंकि लोग सारे लोग बच्चियों वाले हैं, औरतों वाले हैं। आज़ाद माशरे में और इस्लामी माशरे में अगर औरत आज़ादी से बात जाती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी इज्जत लूटी जाए। ये लोगों के जज्बात की मैं बिल्कुल समझता हूँ, और यही जज्बात तकरीबन चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं कि जो उन्होंने आज ये कल ऐलान किया है कि मैं इसके हक में हूँ कि इसकी सरेआम जो है वो फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन मुल्ज़िम को सुनकर, कानून के मुताबिक, एविडेंस के मुताबिक, ये सारी सुनकर अगर वो मुल्ज़िम पाया जाता है, तो वो बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई मौजूदा हुकूमत भी अगर ये अपने प्रोसिक्यूशन सिस्टम को ठीक कर लें, अपनी प्रोसिक्यूशन की टीमों को ठीक कर लें, तो मैं समझता हूँ कि शायद फिर भी किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो इस किस्म के जराइम करे, या इस किस्म के जराइम करे जो कि सोसाइटी को हला कर रखते। ठीक है सर, ठीक है, आपने बताया। लेकिन यहाँ तो वज़ीर आज़म इस सिस्टम को दुरुस्त करने के बजाय, सज़ा पे अमल दरामद करने के बजाय नई सज़ाओं की बात करते हैं, जिसका इस्लामी शरीयत में भी कहीं गुंजाइश नहीं है, और पाकिस्तान में तो इससे भी सख्त सज़ा ऑलरेडी मौजूद है, और वो सज़ाए मौत है। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी किसी शख्स के लिए? लेकिन आप हमको बताते नहीं हैं, आप उनकी पार्टी के हैं। कम अज़ कम सर उनको बता तो दिया करेंगे। वो इंटरव्यू में आके इस किस्म के बयानात दे देते हैं जिससे पूरी दुनिया में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान 59 कंट्री का सबसे अहम मुल्क, जो जौहरी मुल्क है, उसका वज़ीर आज़म को ना पाकिस्तान के कानून का पता है, ना इस्लामी शरीयत के कानून का पता है। ये ज़रूर ज़फ़र साहब आप उन्हें बताया करें। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।